अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। सो अपना इस वीक का सेकंड लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर हमारा जो रिमेनिंग पार्ट रह गया हमारे पहले चैप्टर का उसको मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा। और टॉपिक जो है वो थोड़ा सा क्रिटिकल है, तो आप कोशिश कीजिएगा कि थोड़ा सा अवेयर रह के इसको सुने, ताकि आपको कुछ ना कुछ समझ आए इससे रिलेटेड। सो टॉपिक है मैनेजमेंट कम्पिटेंसीज। कम्पिटेंसीज का पहले मैं वर्ड क्लियर कर दूँ ये क्या होता है। कम्पिटेंसीज का मतलब होता है कि आपके स्किल्स जो आपने सीखे होते हैं या फिर आपके पास बाय बर्थ होते हैं। कुछ चीज़ें बाय बर्थ आपके पास होती हैं, जैसे सिंगिंग होती है। कुछ बाय बर्थ होती है कि ऑटोमेटिकली उनकी आवाज़ जो है, कुछ सिंगर्स की अच्छी होती है और कुछ पॉलिश करने की वजह से उनकी आवाज़ अच्छी हो जाती है। और कुछ जो हैं सीखने से करते हैं कि मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ सीखूँ, तो वो खुद को उस चीज़ के लिए प्रिपेयर करते हैं। तो दो चीज़ें होती हैं कम्पिटेंसीज़ के अंदर, आपकी स्किल्स होती हैं। सो यहाँ हम इसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमें देखना है कि मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन सी कम्पिटेंसीज़ किसी भी मैनेजर में होनी चाहिए। सो यहाँ पे तीन चीज़ें हम डिस्कस करेंगे: स्किल्स, वैल्यूज़ एंड मोटिवेशनल प्रेफरेंसेस। यहाँ पे बताया गया है कि मैनेजर्स के स्किल्स क्या होते हैं, वैल्यूज़ क्या होती हैं। तीनों को एक एक करके मैं डिफ़ाइन करूँगा कि क्या है। इससे रिलेटेड हर एक में ज़्यादा स्लाइड्स प्रोवाइडेड है आपको, और आपकी बुक से ही ये डाटा लिया गया है। सो देखते हैं कि सबसे पहले स्किल्स, कौन कौन से स्किल्स किसी भी मैनेजर के अंदर होने चाहिए। कंपिटेंसी का मतलब मैंने बता दिया है कि तीन चीज़ें मिल के कम्पिटेंसीज बनाती हैं: वैल्यूज़, स्किल्स और आपका लास्ट क्या है, मोटिवेशनल प्रेफरेंसेस। सो सबसे पहला क्या है, किसी भी मैनेजर के अंदर कौन कौन सी स्किल शुड बी इन हिम, कि कौन कौन सी स्किल्स जो है उसमें होनी चाहिए। सबसे पहला कंसेप्चुअल स्किल। कंसेप्चुअल का मतलब होता है कि उसको क्लियर हो कि उसने जाना किधर है। ठीक है, इसमें मैं एग्जांपल कोट करता हूँ कि हम मोस्टली इसलिए स्टडी के अंदर टाइम नहीं लगा पाते या फिर दिल से नहीं पढ़ पाते, क्योंकि हमें क्लियर ही नहीं होता कि हमने जाना कहाँ पे है। कि मतलब मुझे एडीपी करके या फिर मुझे सेकेंड ईयर के बाद क्लियर ही नहीं होता कि मुझे कहाँ जाना है। कि जब तक आपको आपका गोल नहीं पता होगा, आपको डायरेक्शन नहीं पता होगी, आप उसके अंदर अच्छा सपोर्ट नहीं कर सकते। एक मैनेजर को ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए, ये स्किल उसमें होनी चाहिए कि वो एक बड़ी पिक्चर देख सके, अगले 5 साल की पिक्चर देख सके कि अभी मैं यहाँ पे हूँ, 5 साल बाद मैं कहाँ पे हूँगा, 5 साल बाद मैंने किस पोजीशन पे जाना है, और पोजीशन पे जाने के लिए मुझे किस तरह से एक्ट करना पड़ेगा। सबसे पहली कंसेप्चुअल स्किल कि वो एक बड़ी पिक्चर देख सके उस सारी मैनेजमेंट में रहते हुए। इसमें लाइन लिखी हुई, द एबिलिटी टू सी द बिग पिक्चर। सी और दा के अंदर स्पेस नहीं है, वो आप देख लीजिएगा बुक में। द एबिलिटी टू सी द बिग पिक्चर, कि वो एक बड़ी पिक्चर देख रहा होता है कि 5 साल बाद अपनी प्लेस देख रहा होता है कि 5 साल बाद मैं कहाँ पे होऊंगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट स्किल होनी चाहिए किसी भी मैनेजर के अंदर, कि वो अगले 5 साल की प्लानिंग करे, उस ऑटोमेटिकली उसके अंदर से आए कि मुझे 5 साल का प्लान करके चलना है। ये स्किल उसमें होनी चाहिए, ये एबिलिटी होनी चाहिए उसके अंदर। सेकेंड वन इज़ दैट टेक्निकल स्किल। टेक्निकल का मतलब है कि वो जो काम करते हैं, एक बैंक का बंदा जो है उसको कंप्यूटर चलाना आना चाहिए, ये स्किल उसके अंदर होनी चाहिए। टेक्निकल का मतलब है कि उसको इक्विपमेंट चलाना आना चाहिए। इस तरह से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का जो मैनेजर है, मशीन किस तरह से ऑपरेट करती है, कैसे काम करती है, उसको पता होना चाहिए। मैनेजर का मतलब ये नहीं है कि आपको टेक्निकल स्किल्स नहीं आते। एक मैनेजर के अंदर कंसेप्चुअल स्किल के साथ साथ सेकंड इंपॉर्टेंट स्किल क्या होनी चाहिए, टेक्निकल स्किल। कि उसको बैंक में रहते हुए एक मैनेजर को अच्छे से कंप्यूटर चलाना आता है और सॉफ्टवेयर ऑपरेट करना आता है उस बैंक से रिलेटेड। और सेकंड, अगर वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का मैनेजर है तो उसको प्रोडक्शन से रिलेटेड ये मशीन ऑपरेट करनी आती है, और वो इससे रिलेटेड लोगों से पूछेगा भी कि अगर आपने ऐसे किया तो ऐसे क्यों किया, क्योंकि ये तो मुझे पता है कि कैसे ऑपरेट करती है, तो आपने ऐसे क्यों किया। दो इंपॉर्टेंट स्किल्स शुड बी इन हिम और हर। कौन कौन सी? कंसेप्चुअल स्किल्स की एक बड़ी पिक्चर देख रहा होता है कि मुझे कहाँ पे जाना है नेक्स्ट कमिंग 5 ईयर्स। और सेकेंड वन इज दैट टेक्निकल स्किल, कि जो भी काम कर रहा है उससे रिलेटेड जो भी इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं उन सारों के ऊपर उसकी कमांड है, वो सबको जानता है कि वो इक्विपमेंट्स किस तरह से ऑपरेट करते हैं। लास्ट वन इज दैट ह्यूमन स्किल्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल्स विच शुड बी इन हर आर हिम। कि किसी भी मैनेजर, अगर वो फीमेल है या मेल है, उसके अंदर ये इंपॉर्टेंट स्किल होनी चाहिए। द लास्ट वन इज दैट ह्यूमन स्किल, कि उसको लोगों से बात करनी आनी चाहिए। इसके अंदर 3-4 चीज़ें लिखी हुई हैं। कम्युनिकेट करना आना चाहिए, कि वो लोगों को कैसे परसीव करता है, कैसे उनको रिप्लाई करता है। ये सबसे बड़ी स्किल होती है। कि अगर वो
गुस्से में है तो वो किस तरह से रिएक्ट कर रहा है, वो पेशेंस कितना है उसके अंदर, कितना वो टाइम के साथ चल रहा है, कितना जो है वो जल्दी रिएक्ट करता है और कितना लेट रिप्लाई करता है। उसको कम्युनिकेट करना आना चाहिए अच्छे से, ये स्किल होनी चाहिए उसके अंदर। परस्यू करने का मतलब होता है आमादा करना लोग, कि वो कैसे आमादा कर सकता है अपने लोगों को, कैसे माइल कर सकता है कि मेरी बात माने, मैनेज कन्फ्लिक्ट्स, लड़ाइयाँ कैसे ख़त्म कर सकता है, मोटिवेट, कोच, निगोशिएट एंड लीड। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ लीड कर रहा होता है। ठीक है, ये सारे स्किल्स ह्यूमन से रिलेटेड हैं कि लोगों से बात करनी है, लोगों के मसले रिजॉल्व करने हैं, उनको मोटिवेट करना है, उनकी कोचिंग करनी है। एंड द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट उनको लीड करना है। ठीक है, लीड करने से रिलेटेड क्या है कि वो जब भी आपकी जो टीम होती है वो आपको देख रही होती है एज ए लीडर, कि जो एक्ट ये करेगा वही हम करेंगे, तो आपको ऐसे एक्ट करने होते हैं, ऐसी स्किल्स शो करनी होती हैं कि वो आप उसके लिए भी इफेक्टिव हो और आपके लिए भी इफेक्टिव हो और आपसे आपकी रिस्पेक्ट बनना स्टार्ट हो उससे रिलेटेड। तो नाम से ये लास्ट वाला ह्यूमन स्किल्स के, इंसानों से रिलेटेड आप कैसे बिहेवियर दिखाते हो, कैसे उनके मसले सॉल्व करवाते हो या कैसे उनको लेके चलते हो। 3 इंपॉर्टेंट स्किल्स पढ़ी हैं जो किसी भी मैनेजर के अंदर होनी चाहिए। फर्स्ट वन इज़ दैट कंसेप्चुअल स्किल्स, कि वो कैसे देखता है किसी भी चीज़ को, कितनी जल्दी समझता है और कितना लंबा प्लान बनाता है, कितना दूर तक देखता है वो, ये होती है कंसेप्चुअल स्किल। सेकंड वन इज़ दैट टेक्निकल स्किल्स, कि इक्विपमेंट्स, जितने भी इक्विपमेंट्स उससे रिलेटेड काम वहाँ पे हो रहा है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, एचआर डिपार्टमेंट में, या फिर कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी काम हो रहा है, तो उस सारे इक्विपमेंट्स जो मशीनें हैं उसको चलानी आती हैं अच्छे से, ये स्किल भी उसके अंदर होनी चाहिए। द लास्ट इंपॉर्टेंट वन इज़ दैट हाउ दे विल ट्रीट विद पीपल, लोगों से कैसे रिएक्ट करेगा, कैसे रिप्लाई करेगा, कैसे लेके चलेगा। ये 3 इंपॉर्टेंट स्किल्स जो हैं उसके अंदर होनी चाहिए। सेकंड है मैनेजरियल वैल्यूज़। वैल्यूज़ पहले मैं क्लियर कर दूं कि चीज़ क्या है। वैल्यू का मतलब होता है कि आपकी बिलीव सिस्टम, कि आप कुछ चीज़ों को अपने माइंड में कैप्चर करके बैठ जाते हो और ये लॉन्ग टर्म होती हैं और आसानी से दिमाग से निकलती नहीं है। ठीक है, हमारे आबा अजदाद जो हमारे फोरफादर्स होते हैं उनके दिमागों से ये निकालना कि मतलब बिल्ली के आगे से चले जाने से, रास्ता काट लेने से कोई आफत नहीं आती है, साइंस इस चीज़ को नहीं मानती है पर, लेकिन उनके दिमागों से ये चीज़ निकालना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उनका एक बिलीफ सिस्टम बन गया हुआ है जो कि लॉन्ग टर्म चलता है। सो वैल्यूज़ क्या होती हैं, हमारा बिलीफ सिस्टम होता है जो लॉन्ग टर्म चलता है और हम उनको मान के बैठ जाते हैं। इसी तरह से हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजमेंट में कुछ बिलीफ सिस्टम बनाए जाते हैं। ठीक है, सपोज करें कि यूबीएल, और यूबीएल की मिशन स्टेटमेंट है वेयर यू कम फर्स्ट। व्हाट इज मेंट एट, इसका मतलब है कि आप ऐसी प्लेस, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पहले आते हैं, बहुत सारे बैंक्स हैं पर उनकी स्टेटमेंट क्या है कि वो जगह जहाँ पहले आते हो। ठीक है, सो वैल्यूज़ में क्या आता है कि कुछ बिलीव बनाने होते हैं। अब सबसे पहले क्या कह रहा है वो डेफिनेशन पढ़ते हैं यहाँ पे, स्टेबल evaluate beliefs that guides our preferences for outcomes or courses of action in variety of situation, कि डिफरेंट सिचुएशन के अंदर आपका बिलीफ सिस्टम क्या कहता है। ठीक है, आप एक प्रॉब्लम में फंस गए हो और आप मैनेजर कहता है, मैनेजर के अंदर ये वैल्यूज़ होने चाहिए, वो अपना बिलीफ सिस्टम के अकॉर्डिंग ये कहे कि सर इस तरह से करें, मैं गारंटी देता हूँ कि ये ठीक हो जाएगा। मैं मेरे एक्सपीरियंस की बेस पे बात कर रहा हूँ कि मेरा बिलीफ है, मेरी वैल्यूज़ ये कहती हैं कि आप इस तरह से एक्ट करें इस सिचुएशन के अंदर, यू विल बी सक्सीडेड। ठीक है, आप क्या करोगे, आप सक्सेस ले लोगे, आप इस तरह से रिएक्ट करो। सो वो अपनी पूरी टीम को कह देता है, बैंक जब मैनेजर होता है, कि यार जब भी कोई क्लाइंट आएगा यू विल नीड टू आस्क अबाउट व्हाट, एनीथिंग, उसको पेश करना है कुछ भी, कि आप उसे कहेंगे सर टी लेंगे और कोक लेंगे या कुछ भी लेंगे, कोल्ड ड्रिंक लेंगे, कुछ भी। आपने कोई भी आता है बंदा, उसका अकाउंट है नहीं है जो भी है, मैं अलाउ कर रहा हूँ कि आपने उससे ये चीज़ पूछनी है। ठीक है, इससे क्या होगा कि एक वैल्यू सिस्टम बनेगा हमारी ऑर्गेनाइजेशन का, कि यार ये रिस्पेक्ट करते हैं पर्सन की, ये वैल्यू देते हैं, किसको देते हैं, तो क्लाइंट को, क्योंकि क्लाइंट के बगैर हम चल नहीं सकते, क्लाइंट है तो सब कुछ है। सो सिचुएशंस के अकॉर्डिंग हमें कुछ वैल्यूज़ बनानी पड़ती हैं। इनेक्टेड वैल्यूज़ का मतलब होता है जो आपके बिहेवियर से शो हो रही होती हैं, कि आपको मिसाल दी जाती है कि यार देखो जाके HBL या UBL का ये मैनेजर इस पर्टिकुलर प्लेस के अंदर काम कर रहा है, अगर आपको कुछ वैल्यूज़, कुछ चीज़ें सीखनी है तो जाओ उसके बिहेवियर को देखो। ठीक है, कि वो कैसे बात करता है। तो आप अपनी लाइफ में मैनेजर्स
मैनेजमेंटशिप के अंदर बहुत आगे जा सकते हो, ठीक है। सो इनेक्टमेंट वैल्यूज़ का मतलब क्या होता है, जो आपके बिहेवियर्स नज़र आ रही होती हैं कि तमीज़ से बात करना, ये सारा कुछ, और वो आपका वैल्यू सिस्टम आपके हर एक टीम के मेंबर में नज़र आ रहा होता है। वो मैनेजर ने पुट कर दिया हुआ होता है आपकी टीम के हर मेंबर के अंदर कि आपने पोलाइटली बात करनी है। इनका वैल्यू सिस्टम है, इनका एक बिलीफ सिस्टम है कि अगर पोलाइटली बात करेंगे तो हमारा क्या होगा, हमारे पास रिस्पॉन्स ज़्यादा आएंगे, लोग ज़्यादा ट्रस्ट करेंगे। जिस तरह से नेक्स्ट वन है एक्सपोज्ड वैल्यूज़। इनेक्टमेंट का मतलब क्या होता है, पहले वाला मैं दोबारा क्लियर कर रहा हूँ। इनेक्टमेंट का मतलब होता है अपने एक्ट, अपने बिहेवियर से वैल्यूज़ शो करते हो कि हम लोग कितने अच्छे हैं, या फिर हमें आपकी कितनी कदर है, और ये पक्का करते हो। पूरी 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 की पूरी ऑर्गेनाइजेशन इसी तरह को, इसी चीज़ को लेके आगे चलती है। फिर ये नहीं कि दो बंदे एक्ट कर रहे हैं अच्छे तरीके से और बाकी जो हैं अपना अपना कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता। ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक ही तरह का जो है ना वैल्यू सिस्टम क्रिएट होता है, चलता है। ये जब भी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में एंटर करते हो तो आपको वैल्यूज़ सिखाई जाती हैं, बताया जाता है कि यहाँ पे इस तरह से रहना पड़ेगा, आपको सीनियर्स की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी और अपने जूनियर्स की हेल्प करनी पड़ेगी। सो एक्सपोज्ड वैल्यू, व्हाट पीपल से इज़ इम्पोर्टेंट टू देम, ठीक है। कौन सी लोगों के लिए कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ये हमारी वैल्यू में है कि हम वही एक्ट करेंगे जो लोग कहेंगे। क्लाइंट इज़ ऑलवेज राइट। मैंने बिजनेस के अंदर आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि पहला रूल क्या था, क्लाइंट कस्टमर इज़ ऑलवेज राइट। सेकेंड रूल क्या है, इफ़ द कस्टमर इज़ एवर रॉन्ग देन यू नीड टू रीड द फर्स्ट रूल। व्हाट वाज दैट, कि कस्टमर हमेशा ही ठीक होता है, कस्टमर इज़ ऑलवेज राइट। आपको पहला रूल दोबारा पढ़ने की ज़रूरत है। क्लियर। सो एक्सपोज्ड वैल्यूज़ का मतलब क्या, लोगों को वैल्यू दो और उनकी बात सुनो और उसके अकॉर्डिंग एक्ट करो। कि क्लाइंट आके कहता है कि मुझे अपने पैसे लिखवाने हैं इस तरह से और इसको आपने कहीं इधर उधर नहीं करना, जो भी है मैं कभी भी निकलवा सकता हूँ, तो उसकी बातें मानो, से बोलो ठीक है जैसे आप कहेंगे वैसे कर लेंगे, तो उसको वैल्यू देना, इसको कहते हैं एक्सपोज्ड वैल्यूज़। कि हम उसकी बात सुनने के बाद एक्ट करते हैं। उसके बाद शेयर्ड वैल्यूज़, जो भी हमारी अच्छी चीज़ें होती हैं हम उनको बताते हैं, जो भी उनसे हम गेन कर पाएँ, ये हमारी वैल्यू सिस्टम के अंदर है कि हम उनसे बात करते हैं, उनको चीज़ें बताते हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन की अच्छी चीज़ें बताते हैं, फिर उनसे कुछ गेट करते हैं और उसको अपनी उसके अंदर अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। मतलब HBL वाले UBL वालों से कुछ अच्छी चीज़ें सीख के अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करते हैं। तो हमारा शेयर्ड वैल्यू सिस्टम है कि हम एक दूसरे से बात करते हैं। ये नहीं है कि हम लोग यहाँ ईगो में रहते हैं कि नहीं यार उसने अच्छा है तो क्या करें, वो हमारा कंपेटिटर है, हम उसको उसकी अच्छी बात को भी नहीं मानेंगे, ये एक गलत होता है। क्या होना चाहिए कि हमारा वैल्यू सिस्टम आता है कि हम शेयर करते हैं और उसको एडॉप्ट करते हैं जो अच्छा होता है। लास्ट वन इज़ दैट एथिकल वैल्यू सिस्टम। एथिकल मीन दैट सोसाइटी एक्सपेक्ट पीपल टू फॉलो बिकॉज दे डिस्टिंक्ट राइट द रॉन्ग इन द सोसाइटी। इसमें वो कह रहा है सोसाइटी जो है वो एक्सपेक्ट कर रही होती है पीपल टू फॉलो। सोसाइटी किसी बंदे को क्या कर रही होती है, फॉलो कर रही होती है। तो आपको एथिकली एक ऐसा पर्सन बनने की ज़रूरत है, यहाँ पे सारा कुछ आ जाएगा। एथिकली मैनेजर को एक ऐसा पर्सन बनने की ज़रूरत है जिसके पास लोग खुद आएँ, उसको घर जाके उनको ना बुला के लाना पड़े, वो खुद एथिकली कहें कि वो लोग, यानी कि आपसे एक बंदा मिल के जाता है एक मैनेजर से और वो उसके बारे में 10 लाख लोगों को बताता है कि यार इस पर्सन के पास जाओ, इस बैंक में जाओ, ये पर्सन बहुत अच्छा है, ठीक है। आपका एथिकली आप लोगों से ऐसे मिलो, ऐसा बिहेवियर उसका शो करो कि लोग खुद आपकी तरफ आएँ। दे डिस्टिंग्विश राइट फ्रॉम रॉन्ग इन दैट सोसाइटी। वो बुरे से अच्छे की तरफ जा रहे होते हैं, ठीक है। कि मतलब ये वाला मेरा ऑलरेडी इस बैंक में अकाउंट है पर लेकिन वो मैनेजर जो है ना वो मेरे साथ बिहेव अच्छा नहीं करता, तो आई वांट स्विच टू अनदर वन, कि मैं किसी और बैंक में जाना चाह रहा हूँ। और वो आपको, अगर आपका एक्सपीरियंस किसी ऐसे बंदे के साथ रहा है कि वो अच्छा आपके साथ डील किया है मैनेजर ने, तो आप लाजमी रिकमेंड करोगे कि यार ये इस मैनेजर के पास जाओ। सो आपके पास ये वैल्यू सिस्टम एक पूरा क्रिएट होता है। तो कुछ वैल्यूज़ जो हैं मैनेजर में होनी चाहिए। फर्स्ट क्या होनी चाहिए, इनेक्टमेंट, कि बिहेवियर उसका अच्छा होना चाहिए, उसके बिहेवियर से उसकी वैल्यूज़ शो होनी चाहिए। सेकंड वन इज एक्सपोज पीपल्स, लोगों के बारे में बात करें, लोगों की बात सुने, ठीक है, एक ऐसा वैल्यू सिस्टम क्रिएट करे और शेयर करे वैल्यूज़ को। नेक्स्ट वन इज़ दैट शेयर्ड वैल्यूज़, कि दूसरे की वैल्यूज़ और अपनी वैल्यूज़ शेयर करने के बाद क्या करें, जो बेस्ट वन है ही आर शी नीड टू अडॉप्ट इट, वो अडॉप्ट करेगा इसको, ठीक है, जो भी अच्छी हैं। एथिकल वैल्यूज़, एथिकल के अंदर बात करने का तरीका, बिहेवियर, मिलना, ये सारा कुछ आता है, ये उस मैनेजर के अंदर शुड बी देयर। लास्ट वन इज़ दैट, टॉपिक का आखिरी हिस्सा है कि कौन कौन सी चीज़ें मोटिवेट करती हैं,
किसी भी मैनेजर को एक मैनेजरशिप पे स्टे रहने के लिए या फिर लॉन्ग टर्म चलने के लिए। यहाँ पे जो लाइंस लिखी हुई हैं वो क्या है, सीकिंग पावर्स फॉर पर्सनल गेन, कि यार मेरी सैलरी अच्छी हो जाएगी, मेरे पास एक पावर आ जाएगी, सोसाइटी के अंदर मेरी एक रिस्पेक्ट होगी, तो पर्सनल गेन होती है, एक अंदर से एक ख्वाहिश आती है कि मुझे अभी मिलेगी मैनेजमेंटशिप, जब मैं मैनेजर बन जाऊंगा तो लोग मेरी रिस्पेक्ट करेंगे, इवन मैं भी प्राउड होकर यानी कि सोसाइटी के अंदर वॉक कर पाऊंगा। तो इसको कहते हैं कि पर्सनल पावर ओरिएंटेशन, कि खुद से आता है कि मुझे पावर चाहिए मैनेजर से रिलेटेड, लोग मेरी बात सुने, तो जो 8-10 बंदे मेरी भी बात को वैल्यू दें, मैं अगर कोई ऑर्डर करता हूँ तो उसको सुने और उसकी तरह इम्प्लीमेंट करें। एक ये चीज़ होती है पर्सनल पावर ओरिएंटेशन के अंदर। एक होता है सोशलाइज पावर ओरिएंटेशन, एक्यूमुलेटेड पावर्स टू अचीव सोशल आर, इसके अंदर आपको पावर दी जाती है कि आप सोसाइटी के लिए कुछ करते हो, ठीक है, सोसाइटी का सोचते हो कि यार मैंने अगर कर लिया तो मेरी जो टीम है ना नीचे, ठीक है, या फिर मेरे आगे पीछे के जो हैं उनसे रिलेटेड मैं एक अच्छी एक्ट करूँ, ठीक है, जो मुझे मोटिवेशन देगी। एक्यूमुलेटेड पावर टू अचीव सोशल और ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, कि सोसाइटी के लिए कुछ करना है। अब हमेशा हम इस चीज़ को जो है ना आगे रखते हैं कि यार ये चीज़ कर रहे हैं तो इससे सोसाइटी का फ़ायदा भी तो हो रहा है ना, कि हम ये बिज़नेस कर रहे हैं तो इस यहाँ पे कोई भी नहीं कर रहा, और इस तरह से इस सोसाइटी का बड़ा फ़ायदा हो जाएगा। इनको बड़ा दूर जाके ये प्रोडक्ट लेके आनी पड़ती है और इनको घर में ये चीज़ मिल जाएगी। सो सोसाइटी के लिए भी मैं एक चीज़ कर रहा हूँ, तो एक चीज़ बन जाती है, एक रिस्पेक्टेबल बिहेवियर बन जाता है जो आपको मोटिवेशन देता है, एक सोसाइटी की तरफ से और एक इंडिविजुअल, ये दो चीज़ें होती हैं। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जो आपकी बुक में भी दिए गए हुए हैं, क्या क्या डिज़ायर होते हैं आपके अंदर, कौन कौन सी विश आती है जिसकी वजह से आपकी मोटिवेशन यानी कि आपके अंदर काम करने का जज्बा बढ़ता है। डिज़ायर टू कम्पीट मैनेजर जॉब, आप हमेशा अपने दूसरे मैनेजर से आगे निकलने के लिए लगे रहते हो कि यार मुझे इससे बेटर करना है, इससे बेटर करना है, ये डिज़ायर आता है बार बार कि इस पूरी मैनेजमेंट में 6 मैनेजर्स हैं और मुझे उन 6 में से एटलीस्ट टॉप 3 में आना है। ये चीज़ आपको मैनेजमेंटशिप में बेटर करती है, मोटिवेट करती है, कंपीट करवाती है। कंपटीशन का जो एक तरीका होता है ना कि मतलब पूरी क्लास है और वो होता है कि जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं कि आई नीड टू टेक फर्स्ट पोजीशन, मुझे ये लेनी है, ठीक है, तो फिर आपको एक मोटिवेशन आती है कि मुझे पढ़ना पड़ेगा, अगर पढ़ूंगा तो फिर मुझे ये चीज़ मिलेगी। तो ये डिज़ायर होती है सबसे पहले जो आपको मोटिवेशन देती है कि फर्स्ट पोजीशन का जो ऑरा होता है ना वो ही डिफरेंट होता है। सेकंड वन इज़ दैट डिज़ायर टू एक्सरसाइज पावर, कि पावर मिलेगी मेरी जो है पावर डायरेक्शन, पावर्स की जो मुझे लाइन मिली है, पहले मुझे 4 बंदे मेरे अंडर हैं, उसके बाद 8 आ जाएंगे जब मुझे ये चीज़ मिल जाएगी, तो इसके लिए आप मेहनत करते हो, मोटिवेट होते हो ऑटोमेटिकली कि यार मेरी पावर्स बढ़ जाएंगी। डिज़ायर टू बी डिस्टिंक्ट और डिफरेंट, सबसे बड़ी चीज़ जो इंसान के अंदर होती है कि वो हमेशा चाहता है कि वो किसी दूसरे से डिफरेंट नज़र आए, कि जो मैं हूँ वो दूसरा नहीं है, हमेशा ये चीज़ रहती है। तो वो भी मैनेजर में भी ये चीज़ होती है तो उसको मोटिवेट करती है कि जो एक्शंस मेरे होते हैं वो कोई दूसरा मैनेजर वो टेक नहीं कर सकता, वो उस तरह के एक्शंस नहीं ले सकता, क्योंकि मेरा सोचने का और मेरा डिसीजन लेने का और ही कुछ हो रहा है, वो चीज़ ही कुछ हो रहा है। तो डिफरेंट होना ये उसको मोटिवेट करता है। लास्ट वन इज़ दैट डिज़ायर टू टेक एक्शंस, और मैं एक्शंस लूँ, मैं काम करूँ, ये उसके अंदर विश आ रही होती है कि मैं काम करूं और इस वजह से मुझे उसको मोटिवेशन मिल रही होती है। इसको रिपीट करता हूँ एक दफ़ा मैं, जो आपका टॉपिक है कंसेप्चुअल स्किल्स से रिलेटेड 3 स्किल्स होनी चाहिए। कंसेप्चुअल स्किल्स जो आपको लॉन्ग टर्म की एक पिक्चर दिखाए, टेक्निकल स्किल होनी चाहिए जिसमें आपको आपका कंप्यूटर या आपको इक्विपमेंट्स यूज़ करना अच्छे से आना चाहिए। ह्यूमन स्किल, लोगों से बात करनी और उनको इंटरेक्ट करना आना चाहिए। मैनेजरियल स्किल्स में क्या है कि मैनेजरियल वैल्यूज़ में क्या है, वैल्यू सिस्टम एक बिलीफ सिस्टम होता है जिसके अंदर आप एक ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजर जो है वो एक वैल्यू सिस्टम बनाता है जिसमें वो लोगों की बात सुनता है, अपने बिहेवियर से ही वैल्यू सिस्टम बनाता है। फर्दर मोटिवेशनल मैनेजरियल मोटिवेशन जो उसको अपने से खुद को अलग दिखाने, पावर लेने और मैनेजमेंट में कम्पीट करने से रिलेटेड उसको मोटिवेशन देती है, और उसमें वो क्या करता है, खुद को मोटिवेट करके अपनी जॉब को कंप्लीट करता है। सो ये आपका टॉपिक था, थोड़ा सा क्रिटिकल टॉपिक है। यू कैन आस्क एनीथिंग व्हाट यू वांट आस्क, आप कुछ भी पूछ सकते हो अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है इससे रिलेटेड। और पहले लेक्चर के अंदर किसी सिंगल पर्सन का भी कोई क्यूरी नहीं थी कि सर ये समझ नहीं आया। 2 ही चीज़ें होती हैं, या तो समझ आ गया या तो बिल्कुल भी नहीं आया।
सो आप क्वेश्चंस कर सकते हो, मैसेज करो वहाँ पे या पर्सनल कर लो, कोई मसला नहीं है, लेकिन आपको क्यूरीज करनी चाहिए ताकि आपको पता लगे मुझे भी कि आप सीख रहे हो या नहीं सीख रहे। ओके स्टूडेंट्स, होप ये हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीक के अंदर हम सेकंड चैप्टर इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।